हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लोग 75 डेज़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को जो एएलपी टेक्नीशियन यानी कि रेलवे से संबंधित यदि आप कोई फॉर्म भरे हैं तो उसमें साइंस की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारा डे 1 है और आज हम लोग केमिस्ट्री जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है उसका हम नोट्स भी बनाए हुए हैं और उसको पूरे नोट्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो भैया दीदी जो भी हैं तो चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिलेगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम हुआ हिमांशु। तो आज हम लोग फर्स्ट डे, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा जा रहा है। तो मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एज मास। ठीक है, मैटर वो चीज़ होती है जो जगह को कवर करती है, ठीक है, और उसके पास कुछ न कुछ मास होता है, 1 kg 2 kg 3 kg, इस तरह से उसका कुछ द्रव्यमान होता है, तो वो मास कहलाता है। एवरीथिंग अराउंड अस इंक्लूडिंग द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट एंड द वाटर वी ड्रिंक इज़ कम्प्लीट कंपोज्ड ऑफ मैटर। हमारे चारों ओर हम जो भी चीज़ें देखते हैं, हम जो सांस लेते हैं, जो भोजन खाते हैं, जो पानी पीते हैं, सभी चीज़ें जो है वो मैटर से बनी हुई है। चलिए अब हम देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, आखिर उनकी भौतिक प्रकृति क्या होती है। तो मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो कणों से मिलकर के बनी होती है, पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर बीइंग मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन इट्स फिजिकल नेचर, जिसका हम इस्तेमाल उनके फिजिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। दीज पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, इनविजिबल टू द नेक्ड आइज एंड एग्जिबिट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये जो पार्टिकल्स हैं एकदम बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, और वही पार्टिकल जो है मैटर का क्वालिटी के बारे में बताता है, उनके गुण के बारे में बताता है। चलिए अब जानते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इंडिविजुअली। हम उन्हें इंडिविजुअली नहीं देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि कणों के बीच में कुछ जगह होती है। दिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन सब्सटेंसेस डिजॉल्व सच एज शुगर इन वाटर। देखिए, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर पार्टिकल्स की बात करें तो उनके पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ न कुछ स्पेस खाली होती है, जिस वजह से जब हम वाटर में शुगर को मिलाते हैं, उसे डिज़ोल्व करते हैं, तो शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वो एडजस्ट हो जाते हैं और इस तरह से शुगर इनविजिबल हो जाता है और हम उसे अपने नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। द पार्टिकल्स आर इन कॉन्टीन्यूअस मोशन विच कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू डिफ्यूज़न। तो पार्टिकल्स मूव करते हैं, हम उसे कैसे जान सकते हैं? तो डिफ्यूज़न के द्वारा ही हम जान सकते हैं। डिफ्यूज़न मतलब विसरण। जब गैस अगर लीक होती है तो इस तरह से हम दूर बैठे भी रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि गैस कहीं पे लीक हो रही है, तो डिफ्यूज़न की वजह से, यानी कि गैस में डिफ्यूज़न की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करके रखती है। द पार्टिकल्स हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कीपिंग देम टुगेदर। सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, उसके बाद आपका लिक्विड में होता है, और सबसे कम जो है आपका गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 मेन स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसे मैटर के 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। 4th नंबर में जो है वो है प्लाज्मा और 5th नंबर में है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कंपटीशन के नज़रिए से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर इज डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। तो जो पदार्थ की अवस्था है, यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये उनके अरेंजमेंट, उनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरह से है वो बताती है, उनके मूवमेंट किस तरह से वो बताती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा समझाना अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में जो भी, अगर समझ में ना आए तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर अच्छा लगे तो यस लिखिए, अच्छा ना लगे तो नो भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए हम आगे बढ़ते देखते हैं। सबसे पहला जो है वो, तो चलिए हम अब सॉलिड के बारे में समझते हैं। तो सॉलिड हैव ए डिफिनिट shape and volume. The particles are closely packed in a fixed arrangement. The particles only vibrate in place due to strong intermolecular forces. एग्जाम्पल में है आइस, वुड, आयरन। इस चैप्टर के बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी लाइव आकर के, तो इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और ये ना के बराबर इसमें वाइब्रेशन होती है। क्यों नहीं होती, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आती है, क्योंकि इसमें मजबूत अंतराण्विक
है ना, बल से ये इनके कण जुड़े होते हैं, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड्स के बारे में। ठीक है, लिक्विड जो है, लिक्विड्स हैव ए डिफिनिट वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर इन। लिक्विड के पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, और लेकिन इसे जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेता है। द पार्टिकल्स आर क्लोज बट कैन मूव फास्ट ईच अदर अलोइंग लिक्विड टू फ्लो। क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है होते हैं क्लोज तो होते हैं लेकिन ये मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं, इस वजह से ये लिक्विड जो है फ्लो करता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक देन इन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती है। एग्जांपल में वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सारे फ्लो करते हैं। गैस में, गैसेस हैव नाइदर ए डिफिनिट शेप नॉर ए डिफिनिट वॉल्यूम। द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक, ठीक है, देन द लिक्विड के कंपैरिजन में और सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है गैस में बहुत ही कम होती है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इफ़ यू वांट टू नोट्स फ्रॉम मी देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंजेस ऑफ मैटर। ये सारा NCERT बेस्ड नोट्स है, ठीक है, NCERT से, तो आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी मैटर को हम वन स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आइस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर में। तो आप याद रखिएगा कि मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज किया जाता है तो ये दीज चेंजेस आर फिजिकली एंड यूजुअली रिवर्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि मेल्टिंग, जिसको हम फ्यूज़न बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम ए सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, मेल्टिंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम ए सॉलिड टू लिक्विड अकर्स एट द मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जब मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त करता है, जैसे आइस 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होता है। तो ये सब भी बहुत ही छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि मेल्टिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है। तो फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन। कोई लिक्विड जो है या कोई गैस जो है वो फ्रीज होकर के सॉलिड बन जाती है, तो उसे ही हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो फ्रीजिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम ए लिक्विड टू ए सॉलिड। जैसे कि कोई लिक्विड चीज़ जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर फ्रीजेस टू आइस, है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस। और आइस मेल्ट टू वाटर एट 0 डिग्री। 0 डिग्री में ही वो मेल्ट भी होती है और 0 डिग्री सेल्सियस में वो क्या होती है? फ्रीज भी होती है। वेपोराइजेशन, द प्रोसेस चेंजिंग फ्रॉम ए लिक्विड टू गैस, ठीक है। वेपोराइजेशन मतलब होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। कैन अकर थ्रू इवेपोरेशन, और ये किस तरह से होती है? इवेपोरेशन से, जिसे हम सरफेस फेनोमेनन कहते हैं। और बॉइलिंग, इसको बल्क फेनोमेनन भी बोलते हैं। वेपोराइजेशन में क्या होता है? कोई लिक्विड को जब गर्म किया जाता है वो तो इवेपोरेट होता है और वो गैस में तब्दील हो जाती है, तो उसे हम इवेपोराइजेशन या वेपोराइजेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है? चेंजिंग फ्रॉम गैस टू ए लिक्विड, ठीक है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। कंडेंसेशन क्या होती है? चेंजिंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड। जैसे कि यदि हमने किसी बीकर में वाटर को गर्म किया है और गर्म करने पे वो फिर इवेपोरेट होकर के भाप में चेंज हो गया है, वाटर वेपर में, फिर आफ्टर सम टाइम वो कूल होने के बाद अगेन वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। यानी कि वाटर वेपर का अगेन वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होना ही कंडेंसेशन कहलाती है। देखिए, अकर्स व्हेन ए गैस इज कूल्ड टू इट्स कंडेंसेशन पॉइंट। अब हम लोग सब्लिमेशन को पढ़ेंगे। सब्लिमेशन यानी हिंदी में इसे उर्दू पातन भी बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम ए सॉलिड डायरेक्टली टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो सब्लिमेशन में के एग्जांपल में हम कपूर, ड्राई आइस की बातें कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा मैटर होता है या एक ऐसा मैटर, ठीक है, जो जिसे डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज किया जा सकता है। यानी कि लिक्विड स्टेट में आए बिना वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। फिर एक डिपोजिशन। अब सब्लिमेशन का ही ये अपोजिट होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम गैस डायरेक्टली टू ए सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। यानी कि किसी गैस का कन्वर्ट हो जाना सॉलिड में और लिक्विड स्टेट को जाए बिना, इसे हम डिपोजिशन कहते हैं। एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि अपोजिट ऑफ सब्लिमेशन क्या है, यानी विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो डिपोजिशन का सब्लिमेशन और सब्लिमेशन का डिपोजिशन हम कह सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए आप जानते हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर जनरली इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स।
गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा मतलब क्या होता है कि गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। जैसे हम वाटर को ही अगर हम हीट करेंगे तो क्या होता है, उनके पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट करने लगती है, इधर उधर मूव करने लगती है। तो इससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर जो है किसी भी पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देती है, काउजिंग देम टू मूव मोर वाइब्रेसली, एकदम तेज़ी से वो उसको वाइब्रेट कर देती है। एंड ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वो कम कर देती है। ठीक है। हीटिंग, हीटिंग ए सॉलिड कैन कॉज इट टू मेल्ट इनटू ए लिक्विड एंड हीटिंग ए लिक्विड कैन कॉज इट टू वाइब्रेट इनटू गैस। यानी कि टेम्परेचर देने से हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आइस का टेम्परेचर हाई होता है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और जब वाटर का टेम्परेचर हाई करते हैं तो वो वाटर वेपर बन जाता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। ये टेम्परेचर में कैपेसिटी है कि इंक्रीज़ करने से उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो कम हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं प्रेशर। इंक्रीजिंग प्रेशर कैन ब्रिंग पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। इट मीन्स दैट कि प्रेशर जस्ट अपोजिट टेम्परेचर का काम करता है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो पार्टिकल्स जो है क्लोज़र टू क्लोज़र आने लगती है। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन ए गैस कैन लिक्विफाई इट एंड इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन ए लिक्विड कैन सॉलिडिफाई इट। इट मीन्स कि यदि हम गैस में प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और यदि लिक्विड में यदि हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड बन जाएगी। तो ये जस्ट एकदम जो है आपका टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट है। इवेपोरेशन को अब हम देखते हैं। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस वेयर पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू स्केप इनटू द गैसेस स्टेट। तो इवेपोरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पार्टिकल्स जो है, कण जो है ना, पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड गेन इनफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा ही एनर्जी वो गेन कर लेती है और टू स्केप इनटू द गैसेस स्टेट, और फिर वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्या क्या चीज़ें होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नंबर 1, सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसे आप ऐसे समझिए कि कोई पॉन्ड है यानी कि तालाब, तो जब सन राइज होगी तो सन के टेम्परेचर से इसके जितने वाटर इवेपोरेट होंगे, इसके कंपैरिजन में सी का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाती है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर जो है इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो हाई टेम्परेचर क्या कर देती है, इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी, लोअर ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी ह्यूमिडिटी अगर लो रहेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। विंड स्पीड, हायर विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये चार का चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर अगर हाई होगी तो इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज होगी, ह्यूमिडिटी लो होगी, ठीक है, तो लोअर ह्यूमिडिटी जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा कर देती है। विंड स्पीड हाई होती है तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगी। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। चलिए अब हम लोग लास्ट तक पहुँच ही गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और किसी भी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, आई विल रिप्लाई यू। उसके बाद हम देखते हैं कूलिंग इफेक्ट। व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग कॉजिंग ए कूलिंग इफेक्ट। जब लिक्विड इवेपोरेट होती है तो ये क्या करती है, अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है और इसके वजह से वो कूल हो जाती है। एग्जाम्पल, स्वेटिंग कूल्स द बॉडी एंड वाटर इन अर्थेन पॉट्स रिमेन्स कूल ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से ही हमारा बॉडी जो है, इवेपोरेशन की वजह से ही हमारे बॉडी में जब स्वेटिंग होता है तो हमें ठंड की एहसास होती है, क्योंकि हमारा जो स्वेट यानी भींगा हुआ जो वेट बॉडी है वो बाहर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है और फिर वो इवेपोरेट हो जाती है, जिस वजह से हमें ठंडा महसूस होता है। फिर किसी मिट्टी के पॉट में रखा हुआ वाटर भी इनके सरफेस से, पॉट के सरफेस से इवेपोरेट होती है, जिस वजह से अर्थिन पॉट का वाटर भी ठंडा रहता है। नाउ लेटेंट हीट के बारे में जानेंगे हम लोग। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू ए लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो द अमाउंट ऑफ हीट यानी 1 kg सॉलिड
1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, जितने हीट की ज़रूरत पड़ती है उसे ही हम लेटेंट हीट कहते हैं। फॉर एग्जांपल द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस इज 334 kg किलो जूल पर केजी, यानी कि 1 kg आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए 334 किलो जूल लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू ए गैस, 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तो वह एनर्जी जो बिना टेम्परेचर बदले किसी 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे, वो ऊर्जा जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। और द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो है 2000, ये नोट करने वाली बात है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होती है, तो 2260 किलो जूल पर केजी। अब हम इस चैप्टर के कंक्लूजन में आते हैं, ये हमारा लास्ट है यहाँ पर। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड द अरेंजमेंट एंड द मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर। कोई भी मैटर पार्टिकल्स से बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, और उसकी जो संरचना होती है और उसके अंदर जो गतिविधि होती है, जो मूवमेंट होती है, ये सारी चीज़ें उसके स्टेट को डिटरमाइन करती है कि वो किस अवस्था में है। दूसरी चीज़, मैटर कैन चेंज स्टेट्स थ्रू फिजिकल प्रोसेस सच एज मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। मैटर जो है अपना स्टेट चेंज कर सकता है फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, है ना, भौतिक प्रक्रिया के द्वारा, जैसे कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन के प्रोसेस के द्वारा। द टेम्परेचर एंड प्रेशर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। तो टेम्परेचर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी स्टेट को दूसरे स्टेट में, स्टेट ऑफ मैटर में बदलने के लिए, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर पढ़ा। तो ये सारे नोट्स जो है वो क्लास 9 के हैं, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।